अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज 31 जनवरी है, याद तो होगी। पीडीएम ने वजीर आजम को इस्तीफे की आज तक की मोहलत दी थी। वजीर आजम का इस्तीफा नहीं आया है। अब पीडीएम आगे क्या करती है, कोई कुछ यकीन से नहीं कह सकता। शायद पीडीएम खुद भी कुछ अब यकीन से नहीं कह सकती। मौलाना फजलुर रहमान ने भी अब कह दिया कि सेनेट का इलेक्शन भी लड़ेंगे, ज़िमनी इंतखाबात में भी मुकाबला करेंगे। और तो और मौलाना ने यह भी बता दिया है कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट से जंग नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ शिकवे शिकायतें हैं। एस्टेब्लिशमेंट से हमारी जंग है, एस्टेब्लिशमेंट से हमारी शिकायत है, हमारे गिले हैं। क्या मैं ये भी सोच सकता हूँ कि आर्मी चीफ की जगह मैं बैठना चाहता हूँ, उसके दफ्तर को मैं ऑक्युपाई करना चाहता हूँ, मैं आर्मी हाउस में जाना चाहता हूँ? जब ये तस्वुर ही नहीं है यहाँ पर और महाज जंग ही ये नहीं है, मुझे क्या पड़ी है कि मैं ये बात कहूँ कि मेरी जंग जो है आर्मी चीफ के साथ है या मेरी जंग ISI के साथ है, लेकिन वो जंग न लड़े हमारे साथ। यानी पीडीएम बढ़ती सर्दी के साथ जैसे जैसे माहौल गर्मा रही थी, वैसे अब जूं मौसम गर्मी की जानिब गामजन है, पीडीएम ठंडी हो रही है। पहले जरदारी साहिब का लहजा नरम हुआ, फिर मियां साहिब और मरियम का लहजा नरम हुआ और अब मौलाना का गुस्सा भी झाग की तरह बैठ गया है। सवाल उठता है कि क्या पीडीएम फेल हो गई? हालांकि पीडीएम ने अपना कोर्स यानी सिलेबस, फिर अपने इम्तिहान की तारीख, तैयारी सब कुछ खुद तय किया। इसके बावजूद पीडीएम क्यों फेल हो गई? क्या पीडीएम में शामिल जमातों की अंदरूनी सियासत इसकी वजह है? क्या जमातों का आपसी इख्तिलाफ और मफादात का तजाद इसका सबब है? क्या पीडीएम अवाम को अपने मकासद के साथ कनेक्ट नहीं कर सकी, या ये तीनों वजूहात ने ही इसमें अपना हिस्सा डाला है? शायद तीनों अनासिर अहम हैं, मगर अहम तरीन अंसर यही है कि पीडीएम अवामी मसाइल को पसे पुश्त डालकर अवाम को अपने से दूर करती चली गई। बेलगाम महंगाई को पीडीएम शायद समझ ही ना सकी, और जब ये अहम तरीन अवामी मसला पीडीएम की तरजीहात में एहतिसाब पर शोर और इलेक्शन में मुदाखलत जैसे इशूज़ के बाद तीसरी तरजीह पर चला गया, तो अवाम की तरजीह भी पीडीएम का एहतजाज नहीं रही। अवाम को हुकूमत से बेपनाह शिकायतें हैं, मगर आम आदमी की सबसे बड़ी शिकायत आज भी आटा, चीनी, अशिया खुरनोश के साथ साथ पेट्रोल, गैस और बिजली के नर्ख हैं, जिनमें 3 साल से मुसलसल इजाफे का रुझान है। अब देखते हैं कि अवाम इस पर सबको कितनी मोहलत देते हैं। ज़्यादा नहीं, मगर क्या रेट रहे हैं जनवरी 2019 और जनवरी 2021 ये आपको बताएंगे। मगर जो मेहमान आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, हमारे साथ होंगे पाकिस्तान तहरीके से वज़ीर सकाफ़त KPK शौकत यूसुफजई साहब। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब। मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे कैसर अहमद शेख साहब। JUI के रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला साहब को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आज हुकूमत की तरफ से भी बात की गई है कि जब हुकूमत में आए थे उस वक्त जो बुनियादी महंगाई थी, आज सूरत हाल उससे बेहतर है, हालात कंट्रोल में है, महंगाई कम हुई है। आपके साथ यहाँ पे चार्ट शेयर करेंगे। ये चंद फिगर्स हमने निकाले हैं। 2019 के जनवरी में क्या कीमतें थी और आज 2021 के जनवरी में क्या कीमतें हैं। ये याद करा दें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कल 1 फरवरी से दोबारा बढ़ने का इम्कान है। 10 से 12 रुपए पेट्रोल और डीजल में तजवीज़ भेजी गई है गवर्नमेंट को। पेट्रोल जनवरी 2019 में 90 रुपए 97 पैसे था और आज जनवरी 2021 में 109 रुपए 20 पैसे है। हाई स्पीड डीजल भी इसी तरह 110 रुपए 94 पैसे और आज 113 रुपए 19 पैसे है। LPG 1714 रुपए और आज 1770 रुपए है। बिजली का यूनिट 10 रुपए 20 पैसे औसत था, आज 15 रुपए 35 पैसे है। आटा 48 रुपए, जो हर घर की जरूरत और अशद जरूरत है, रोटी 48 रुपए फी किलो थी, आज 80 रुपए है। चीनी 58 रुपए फी किलो थी 19 जनवरी में, आज 100 रुपए फी किलो है। और इसी तरह गैस जो 565 रुपए 81 पैसे का था, उसका MMBTU आज 881 रुपए 40 पैसे, और इसमें भी इजाफे की तजवीज़ है, ये मजीद ऊपर जाएगा। मगर ये हुकूमत का दावा है कि जब आए थे, ये हमने उस वक्त के फिगर्स नहीं लिए, उसके कम से कम 4-5 माह बाद के फिगर्स हैं। जो उस वक्त सूरत हाल थी उससे आज हालात बेहतर हैं। हम आगाज़ करेंगे उस अपोजिशन से जिसने आज की तारीख दी थी हुकूमत को इस्तीफे की, कुछ अपने इस्तीफों का तज़किरा, और फिर यकूम एक सरबराही इजलास होना है कि पीडीएम कुछ करने को है। वो पीडीएम किधर है, हम उसकी तरफ जाएंगे। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, ये आपने क्या किया समझ में ना आया, ना आपके इस्तीफे आए, ना वजीर आजम का इस्तीफा आया। कल कोई सरबराही इजलास हो रहा है कुछ तय करने को, अभी हमने याद दहानी भी कराई कि एक इजलास होना था, अगर आज इस्तीफे ना आए तो कुछ पता नहीं, सब गायब। बहुत शुक्रिया जी। इस्तीफे का मुतालबा हमने प्राइम मिनिस्टर से किया था और हम समझते थे कि जिस किस्म के मुल्क के हालात हैं
और ख़ुद इमरान खान कहते थे कि अगर चंद 100 लोग भी इकट्ठे होंगे तो अगर मेरे में थोड़ी सी भी शर्म हुई, हया हुई, तो मैं घर चला जाऊंगा। ये उनके अल्फाज हैं, मेरे नहीं हैं। तो हमने उन्हें लाखों की तादाद में कम से कम इतना तो वज़रा और इनके तर्जुमान मानेंगे कि चलें कोई 1,000 बंदा तो हमने इकट्ठा कर लिया ना। वो तो चंद 100 नहीं मानते, वो कहते हैं चंद 1,000, 3,000, 4,000, 4,000 तो मानते हैं। लाखों को, जलसे तक तो आते थे पीडीएम, लाखों को वो हजारों में लाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के मुतालबे से 12 ज्यादा लोग थे। अच्छा। जो उन्होंने मुतालबा किया था चंद 100 इकट्ठे करने, हमने इकट्ठे कर लिए। अब हम इंतजार में है कि वो शर्म कब जागेगी। उस शर्म के जगाने के लिए हमने इन्हें 31 जनवरी का वक्त दिया था। अब ये एक सियासी तरीक़ाकार के जब भी आप कोई तहरीक चलाते हैं तो आप सिस्टम और निज़ाम के अंदर ठहरते हुए, रुकते हुए आपकी कोशिश होती है कि आगे बढ़ा जाए। अब 31 जनवरी पे उन्होंने विजडम के साथ, क्योंकि विजडम है नहीं, फैसला किया नहीं है, तो अब इंशाअल्लाह ताला 4 फरवरी को पीडीएम का इजलास हो रहा है जिसके अंदर हम अपने तमाम फैसले करेंगे। और इस पर मैं आपको एक बात बता दूं आयशा साहब, जो हमें अंडर एस्टिमेट पीडीएम की मूवमेंट को किया जाता है सिर्फ एक आपके सामने, किसी की वजह से नहीं, आप लोगों की स्ट्रेटेजी की वजह से। आप लोगों को पता नहीं था कि मौसम क्या होगा, आप लोगों को पता नहीं था कि ज़िमनी इंतखाब है, आप लोगों के इल्म में नहीं था सेनेट इंतखाब है। सबसे बड़ा जो इशू रहा है वो पेंडेमिक का रहा है, कोविड का रहा है। सर पेंडेमिक में आपको बैठने का कहा, आप सड़कों पर आ गए थे। हमने एक तरीके से देखे, उसके बावजूद हमने मूवमेंट को जिस एग्रेसिवली लेके जाना चाहिए था, कहीं ना कहीं पेंडेमिक की वजह से हमने थोड़ा सा उसे महदूद किया है। एग्रेसिव तो हुए थे आप लोग, क्या आप लोगों को अपने स्टेटमेंट से बैकट्रैक होना पड़ा? नहीं, देखें जब लोगों की तरफ से मुतालबा था तो हमने उतना एग्रेसिवली उसे नहीं किया। अच्छा। अब उधर से भी हालात बेहतर हो रहे हैं, मौसम भी बदल रहा है, और इसके बावजूद के कोविड था, पेंडेमिक था, आप मुझे बताएं कि मूवमेंट्स फेल हो जाया करती हैं। इमरान खान धरना लेके गए थे, एपीएस के वाक़े के बाद डिफ्यूज हुए घर आ गए। यहाँ पे इतना बड़ा पेंडेमिक था, तहरीक भी खड़ी है और मजबूत भी हुई है। ये मैं इस पर आती हूं कि कहां खड़ी है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि 4 फरवरी को फैसला होगा। और हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, पीपल्स पार्टी ने जो बात की थी, उसके असरात तो आना शुरू हो गए। हमने कहा आखिरी सिर्फ बात, हमने कहा अदम एतमाद की तहरीक लाएं, इस हुकूमत की सफ़ों में इंतशार है। हमने कहा, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मैं जिसे चाहता हूं आसमान पे पहुंचाता हूं, मैं पीछे हट जाऊं तो किसी की हुकूमत कायम ना रहे। अभी तो हमने दाना डाला भी नहीं और परिंदे आ गए हैं। आप देखिएगा तो सही। कैसर साहब, नून लीग ने सिर्फ 2 इस्तीफे नून लीग के जो मौसूल हुए थे और जो फिर पता नहीं मौसूल हुए कि ना हुए, उस पर जो हुआ, नून लीग तो डर के इस्तीफों से भी पीछे हट गई। ये स्ट्रेटेजी की बड़ी बात हो रही है। डेडलाइन तो आपकी जमात भी देती थी, जनवरी का बड़ा जिक्र था, अब कुछ भी नहीं, कोई हिकमत अमली का इल्म नहीं है। क्या बनी? आज तो हुकूमत के वजीरों की तरफ से बड़े आप लोगों को चैलेंजेस दिए गए हैं कि वो इस्तीफे कहां जिनका जिक्र था, किधर फेंके? आशा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनका असल प्रॉब्लम यही है, पहले दिन से ये चैलेंज दे रहे हैं अपोजिशन को। अब हुकूमत का काम तो ये होता है कि हुकूमत बैठे कोई काम करे और अपोजिशन के साथ मिल के कोई काम। क्या हम एक दूसरे को चैलेंज करने के लिए रह गए? ये कहेंगे कि इनकी कामयाब नहीं हुई मूवमेंट। मैं भी मानता हूँ कि किसी हद तक हमें और तैयारी करनी चाहिए थी, जो हमारी तवक्कुआत थी मौसम की वजह से, कोविड की वजह से। लेकिन आपने खुद अब बता दिया कि आटा 48 रुपये था तो 80 रुपये हो गया, चीनी जो 58 रुपये थी वो 100 रुपये हो गई। और उसके अलावा जो कुछ इन्होंने वादे किए, और अभी बैरिस्टर साहब ने सही बात की ना कि ये इन्होंने तो कहा था चंद 100 लोग भी अगर इकट्ठे हो गए तो हम शर्म से हम अपने आप को रिज़ाइन कर देंगे। मकसद सिर्फ हमारे आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं है। हर पार्टी ये कहे कि भाई मैं ठीक हूँ और दूसरा जो है वो बिल्कुल चोर डाकू है। असल अपोजिशन का मसला ये हुआ कि ये चैलेंज करते रहे। इन्होंने कहा कि जी हम कंटेनर देंगे, इन्होंने खुद कहा ना कि आप आए हम कंटेनर देंगे, आपके पास तो कोई बंदा ही नहीं आएगा। कैसे साहब, हुकूमत को तो छोड़े ना, हमें तो पीडीएम की तैयारी और हिकमत अमली भी समझ में नहीं ना आई। ये जो बात आज हम कर रहे हैं ये हमें दिसंबर या नवंबर से नजर आना शुरू हो गई थी कि पीडीएम किधर जा रही है। आप लोगों को शायद समझ में नहीं आई कि आप लोग क्या कर रहे हैं। नहीं, मैं इससे एग्री करता हूँ। देखिए, बात हमें रियलिस्टिक करनी चाहिए। पीडीएम को भी इतने बुलंद बांग दावे नहीं करने चाहिए। और ये हमारा एक जमहूरी मुल्क है, उनका फेलियर तो जो मौजूदा हुकूमत है वो तो फेलियर है ही। लेकिन मैं ये कहूँ कि जो दावे हमने किए थे कि तमाम इस्तीफे दे दें और फर्स्ट तक प्राइम मिनिस्टर हट जाएं 31 जनवरी तक, और उसके बाद हम मूवमेंट करेंगे 4 फरवरी को है। उसमें हमारी पार्टियों में भी देखिए ना, मुख्तलिफ पार्टियां हैं, उनमें अपनी अपनी राय है। मैं ये कहूँगा नहीं, हम बिल्कुल
जिस तरह हमने प्लान किया था वही हो रहा है। लेकिन मैं आप आयशा आप ये रियलाइज करें कि हम एक दूसरे को चैलेंज सिर्फ करने के लिए चलो कुछ चीज इनकी कैसर साहब साथ रहिए। ये सुनकर अच्छा लगा है कि पीडीएम में या फिर ऑपोजिशन में ऐसे लोग भी हैं जिनको इस हो रहा है, रियलिस्टिकली सोच रहे हैं कि वो कहां पर गलत है। शौकत यूसुफजई साहब, पीडीएम का सड़कों पर रहना और इदारों से लड़ाई या फिर पीडीएम का इदारों से मुफाहमत पीटीआई के हक में किया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब हम नेशनल टीवी के ऊपर बैठते हैं ना, तो लोग हमें देखते हैं, हर पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ होता है और दलाइल होते हैं। वो दलाइल और वो मौक़िफ़ पेश किए जाते हैं, बाकी लोगों का काम है वो इसे एक्सेप्ट करें या ना करें। लेकिन हम पढ़े लिखे लोग जब हम ये कहते हैं कि जी इसको शर्म नहीं आती है, उसको शर्म नहीं आती है, तो मेरे ख्याल से इस तरह की लैंग्वेजेस जो है ना वो नेशनल टीवी मेरा लफ्ज़ नहीं था, ये इमरान खान साहब का था, मैंने वो दोहराया और मैंने कहा है मैं जी सर जी, इस तरह शर्म तो आपको भी आनी चाहिए, जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने इस मुल्क के साथ मैं पर्सनल नहीं होना चाहता। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये इमरान खान का लफ्ज़ ठीक है बैरिस्टर देखो, मैं इनके दौर में नहीं बोला हूँ, ये कितनी गलत बात है। बैरिस्टर होके भी ये सबर नहीं कर पा रहे ना, आप गलत हैं ना, आप इसलिए गलत हैं। लेकिन उन्होंने वजीर आजम के आपके लीडर के हवाले से नहीं करें। देखिए मैं आयशा प्लीज देखें, मुझे बोलने दे, 3 बंदे बोले, मैं अब जवाब तो लेने दे ना। देखिए क्या शहबाज शरीफ ने नहीं बोला था कि मैं जरदारी को घसीटूंगा, उसके पेट फाड़ कर निकालूंगा। आज ये सारे इकट्ठे नहीं बैठे, इनको शर्म नहीं आती है? तो ये तो देखिए इस पे नहीं जाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। बाकी देखिए दलाइल से बात होनी चाहिए। अब पीडीएम का शायद ये ख्याल था कि और इसलिए था पीएमएलएन को क्योंकि ये हुकूमत में रहे थे। जब इमरान खान ने अकेली तहरीक चलाई और 126 दिन का धरना दिया, मैं उसमें डे 1 से था आखिर तक रहा, और शायद ये डरे हुए थे, शायद इनका ख्याल था कि एक पार्टी जो है वो सारी हुकूमत को गिरा रही है, तो ये इनका ख्याल था कि 11 जमातें मिलकर तो एक दिन में इनको गिरा देंगे। इसलिए बड़ी बड़ी बातें, क्योंकि लीडरशिप का फुकदान था। अब आप देखें जो सीनियर पॉलिटिशियन है वो तो है ही नहीं इनके पास, वो सारे पीछे बैकफुट पे जा चुके हैं। जो मोरूसी सियासत के लोग हैं उनको आगे किया हुआ है। अब उनको, और मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो देखें, उनका तो स्टेक ही नहीं, आप बताएं असेंबली में वो है भी नहीं, उनके 1-2 मेंबरान के अलावा तो कोई है भी नहीं असेंबली में। उनकी अपनी पार्टी टूट फूट का शिकार है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखिए अपनी पार्टी उनकी टूट फूट का शिकार हो गई है। अब जब उनको अपने वो तो सही समझ रहे थे कि मेरे साथ पीपल्स पार्टी है, मेरे साथ नून लीग है, बड़ी पार्टियां हैं, ये सारे मिलके जो है ना हम, और एनपी है और शेरपाव ग्रुप है और फलां ग्रुप है, सब मिलके ना हम सत्यानाश कर देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अवाम देखिए, आज की अवाम जो है वो बड़ी बाशऊर हो चुकी है। जब वो वोट देने जाती है ना तो बड़े सोच समझ कर, आप देखें चाहे वो किसी भी पार्टी का उम्मीदवार होता है ना, आप देखें कि उसको वोट क्यों पड़ते हैं, इसलिए पड़ते हैं कि वहां लोग सोचते हैं कि यार ये बंदा जिस पार्टी से भी है लेकिन अच्छा आदमी है। हमारी तो यही कोशिश रही है, इमरान खान की यही कोशिश रही है कि भाई आप वोट किसी को भी दें लेकिन उस शख्स को दें जो आपकी अमानत में खयानत ना करे। अब देखिए हम ये नहीं कहते कि हमारे साथ सारे जो है ना वो आ गए हैं कि हम कहेंगे जी बिल्कुल ये तो दूध से धुले हुए, हो सकता है, लेकिन लीडरशिप पे बड़ा इन्हिसार करता है। आज की लीडरशिप, इमरान खान की लीडरशिप में आप देखें, हमारी दूसरी मर्तबा हुकूमत आ रही है खैबर पख्तूनख्वा में, किसने 20 मेंबरान अपने निकाले एन इलेक्शन के दौरान? ये कोई कर सकता है? नहीं कर सकता ना। वापस आती हूं शौकत साहब, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। हाफिज अब्दुल्ला साहब साथ हैं और आप मौलाना साहब पे बात भी करें। हाफिज अब्दुल्ला साहब, मौलाना साहब सेनेट पे भी चले गए हैं, नरम भी हो गए हैं, ये उनको मना लिया है जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब ने, किसकी विजडम है? जबकि पीटीआई तो ये समझ रही है कि आपका साथ ही नहीं दिया बाकी जमातों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा बीबी। अब हम क्या करें? वो हमारे पश्तो में एक कहावत है, कहते हैं जब ऊपर थूकता हूँ तो मूंछे रकावट बनती है, जब नीचे थूकता हूँ तो दाढ़ी रकावट बन रही है। लिहाजा अगर हम किसी को निशाना बनाते हैं, तनकीद कर, तो भी आप लोग कहते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की पर तुले हुए हैं, ये तसादुम की तरफ जा रहे हैं, ये रियासत के खिलाफ है। कोई कह रहा है कि ये MI6 का एजेंट है, कोई कह रहा है कि ये इंडिया का एजेंट है, मोदी का एजेंट है, पता नहीं क्या क्या गद्दारी की और बगावत के मुकदमा। हाफिज साहब हकीकत क्या है वो बता दीजिए। अगर हम बिरादराना बात करते हैं कि पाकिस्तान एक चारदीवारी है, पाकिस्तान एक घर है, इस घर में 4 सतून है, 5 सतून है, इसलिए आपस में किस तरह रहना है? तो उस घर में रहने के लिए एक दस्तूर है, एक मीसाक पाकिस्तान है, जिसका नाम है सन 1973 का आईन।
तो मौलाना ने कल जो भी बात की है, पहले जो बात की है, वो सबका एक ही मकसद है कि आईन सबसे बालादस्त है, सुप्रीम है। इसके अंदर में और इसकी हदूद में, डोमेन में रहते हुए हम एक दूसरे का एहतराम भी करेंगे और इज्जत भी करेंगे, किसी के साथ लड़ाई नहीं करेंगे। लिहाजा मौलाना साहब उसी मौके पर खड़ा है, कोई किसी के साथ न कोई राबिता। अच्छा हाफिज साहब, एक बात सिर्फ मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और जाहिर बात है पीडीएम को फिर अपना एहतजाज भी इसी हिसाब से डिजाइन करना चाहिए था। शहबाज गिल साहब ने आज अपना ट्वीट किया है जिसमें वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून से धोखा खाने सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद, मौलाना साहब से मुतालिक वो ये कह रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने, वो कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है मौलाना साहब का और उनको इस्लामाबाद में एक सेनेट की सीट भी चाहिए। ये सॉफ्टवेयर किधर अपडेट हुआ, किसने अपडेट किया मौलाना साहब का? देखिए, मौलाना साहब को किसी ने अपडेट नहीं किया, मौलाना साहब दूसरों को अपडेट करेंगे। वो मैदान में निकले हैं, जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है उसको अपडेट करेंगे। जब आप उनसे सवाल करेंगे कि लोग खुदकशियां कर रहे हैं, तो वो कहते हैं तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्यों क्या करे। तो मौलाना साहब के साथ तो 2-3 बार हो गया ना, उन्होंने इंतखाबात के बाद कहा हलफ ना लें, बड़ी जमातों ने लिया। जब उनसे पूछा जाए कि भाई महंगाई है, मुझे तो पता ही नहीं है। जब उनसे पूछा जाए क्या डॉलर की कीमत बढ़ गई, रुपए की कीमत गिर गई, मुझे तो पता ही नहीं। हाफिज साहब, फिर आप पीडीएम भी तो कनेक्ट नहीं कर सके ना अवाम के साथ, आप लोग कौन सा अवाम का मसला लेकर चले? लिहाजा आपके तो अपने मसाइल रहे। दूसरों का सॉफ्टवेयर ठीक करने के लिए, उनको सही सिमत पे लाने के लिए, लिहाजा रियासत का और इस मुल्क का और आवाम का बेड़ा गर्क हो चुका है 2.5 साल में। लिहाजा इस 2.5 साल में जो कुछ हुआ, मेरे ख्याल में 73 साल में पाकिस्तान के साथ इतना बुरा नहीं हुआ है जितना बुरा इस मुल्क के साथ इस 2.5 साल में हुआ है। आप खारिजा पॉलिसी देखे, खारिजा पॉलिसी आपके दोस्त सऊदी और यूएई वो आपसे नाराज है। 73 साल के बाद भारत का चीफ ऑफ स्टाफ यूएई और सऊदी का दौरा कर रहा है। मईशत आपकी डूब गई, दाखिला पॉलिसी आपका कहाँ है? मकबूजा कश्मीर साकत हुआ। अच्छा, 4 फरवरी को बैठने लगे तब क्या करना है आप लोगों ने? हाफिज साहब, इसका मतलब है कि पीडीएम ऐसी ऑपोजिशन भी साबित ना हुई कि हुकूमत को गवर्न करने पे मजबूर कर सके। 4 को अब क्या करना है आपने? आप खुद देखिए ना, हुकूमत इतनी दबाव में है कि अभी अपने एमएनएस को 50-50 करोड़ रुपए रिश्वत दे रहा है। ओपन बैलेट पेपर की बात वो इसलिए करते हैं क्योंकि अपने एमपीएस और एमएनएस इनको वोट नहीं दे रहा। आपने 4 को अब क्या तय करना है? रिश्वत दे रहा है पंत के नाम से। उन्होंने तो कहा कि ये सियासी रिश्वत अभी क्यों दे रहा है? ठीक है, उन्होंने नहीं कहा कि ये सियासी रिश्वत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज अब्दुल्ला साहब मौजूद थे साथ। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हुए आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। शौकत यूसुफ जई साहब, हाफिज अब्दुल्ला की आप गुफ्तगू सुन रहे थे और आप बड़ा मुस्कुरा भी रहे थे। पीडीएम के अल्टीमेटम पर तो इस्तीफा नहीं दिया, मगर महंगाई का बहुत बड़ा चैलेंज सामने है। मगर आपकी हुकूमत समझ रही है कि आपकी महंगाई काबू में और चीजें बेहतर हो रही हैं? देखिए आयशा, सबको पता है कि महंगाई की वजूहात क्या थी और ये सारी चीज़ें होती हैं पार्लियामेंट के अंदर। अपोजिशन को कितनी दफ़ा कहा हुकूमत ने कि जी अगर आप महंगाई की बात करना चाहते हैं तो आज हम आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं, और कोई अवामी इशू है तो उस पर भी बात करने के लिए तैयार है। उस वक्त तो ये समझ रहे थे कि बस आज गई कल गई हुकूमत जा रही है, इसलिए वो कोई तैयार ही नहीं था बात करने के लिए। हम इनको कहते थे कि आए पार्लियामेंट, आप खुद कहते थे कि पार्लियामेंट सबसे मुकद्दस इदारा है और ये क्यों इमरान खान सड़कों पे निकल रहा है। आज जब आप खुद आए तो हम आपको कहना अच्छा जी आपकी बात ही आपको दोहराते हैं, लेकिन आप पार्लियामेंट के लिए तैयार ही नहीं थे। तो जो देखें अब्दुल्ला साहब का मसला ये है कि ये जब कहते हैं कुछ उसके बाद फिर उसी की उलट, क्योंकि इनके पास शायद इल्म ज्यादा है, उसमें हर चीज फिट होती है। नहीं, वो कह रहे हैं कि वो ठीक करेंगे सबको। उन्होंने महंगाई की भी बात की और वो कह रहे हैं सबको ठीक करेंगे। शौकत साहब, आप वजूहात की बात कर रहे हैं। 2.5 साल बाद महंगाई की वजह तो आपकी गवर्नेंस ही हो सकती है, कैपेबिलिटी हो सकती है। नहीं देखिए, गवर्नेंस नहीं, देखें मैं आपको बताऊं, आप देखें बिजली को आप नहीं डिस्कनेक्ट कर सकते कि बिजली के महंगाई की वजह से सारी चीजें फिर अटैच हो जाती हैं। बिजली की महंगाई क्यों हो रही है आपको पता है, महंगे मंसूबे बनाए गए। अगर उस वक्त आपका कालाबाग डैम नहीं बन रहा था तो आप बादशाह डैम बना लेते। एक डैम बन जाता, आपका प्रेशर कम हो जाता। अपने क्यों कोयले पे और उस पे तेल के ऊपर इंक्वायरी रिपोर्टों के बावजूद भी कीमत काबू में नहीं आई सर, इसकी तो कोई वजह होगी। उसका भी हो रहा है। देखिए कुछ मैं आपको बताऊं। देखें, ये आपके एक चैनल था, उसने जब खाकान अब्बासी साहब से पूछा कि आपके दौर में चीनी 140 रुपए पे चली गई थी,
तो उन्होंने कहा कि ये तो मार्केट वैल्यू होती है ऊपर नीचे, तो उनके लिए मार्केट वैल्यू होती है। तो आज अगर 100 रुपए, तो इसका मतलब उससे कम है, 140 से कम है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आटे की बात की, अल्लाह वो दिन ना लाए जो नवाज शरीफ के दौर में आपके खैबर पुख्तनख्वा में आटा खत्म हो गया था, चोकर लोग खा रहे थे। जब आटा हम पिंडी से लाते थे, बाकायदा अटक पे उतार के आटा वापस अगर आज है बंदे तो को खाली हाथ भेजा जाता था। ये सूरत हाल अल्लाह अभी तक नहीं है, वो सूरत हाल बेहतर हो रही है। इन्होंने कोशिश की, माफिया बैठा हुआ है, मैं बिल्कुल इससे एग्री कर, उसमें चीनी माफिया भी है, आटा माफिया भी है, लेकिन ज़ाहिर हमारे तो कारखाने नहीं है ना। ठीक है, मैं आपने हवाले दे दिए हैं उन्हीं के दौर के, तो मैं कैसर शेख साहब, आप वो कहते हैं कि अब्बासी साहब कहते थे मार्केट रेट है, और फिर नवाज शरीफ के दौर में चोकर भी खाया केपीके में, तो वो कहते हैं आज हमने बेहतर रखा हुआ है। सर तो फिर इशू तो नहीं है कोई भी, और फिर मेरा ख्याल आप लोगों ने भी इसीलिए इग्नोर किया महंगाई के इशू को। ये देखिए ना, ये शौकत साहब बात को बड़ा आसान ले रहे हैं। अब इसके बावजूद जो हालात हैं अभी मौजूदा हालात में, वो ये कह रहे हैं वो एक वक्त में देखिए वो हो गया था। इनको ख्याल करना चाहिए कि आवाम का क्या हाल है। हम इनको कई बार पहले दिन से ये कहते रहे कि चार्टर ऑफ इकानमी करें, ये तो अपनी जिद में थे, हमें चोर डाकू के अलावा कोई और बात करते नहीं थे। मुझे ये बताइए कि हम लोग सारे चोर डाकू थे, हमारे वक्त 15% रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा था। 1900 अरब पे हमने पीपल पार्टी से लिया, 3800 अरब 5 साल में पहुंचा दिया। अब ये 7600 अरब तक ले जाएं, कोई चीज़ तो इनके यहाँ देखें ना, जो रेट हो गए और जो महंगाई मुस्तकिल है, मुझे बताइए कोई ये अपनी परफॉर्मेंस मुझे बता देना। ये कहना कि वो फलां एक वक्त पे ये हो गया था, यानी 1 महीना या 2 महीना प्राइस हो गई थी इसलिए हमारी प्राइस कम है, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना। आज जो हालात हो गए हैं, जिस तरह लोग परेशान हैं, जितनी महंगाई है, ये महंगाई तो कभी हुई नहीं। साहब वो सारी वजह आप पे डालते हैं, गालिबन आपकी नजर से गुजरा होगा। आज उन्होंने बताया 36 शेड्स ऑफ पॉलिटिकल लूट एंड प्लंडर, जिसमें नून लीग के 36 लोगों से कोई अरबों की प्रॉपर्टी वागुजार हुई है। अच्छा सुने ना, ये डॉलर जो है ये हमारे ऊपर डालते हैं कि हमने मसनूई रखा हुआ था 105 रुपए। अच्छा, इस तरह चीनी की प्राइस भी हमने ही मसनूई रखी हुई थी, और दालों की प्राइस भी मसनूई रखी हुई थी, गंदम की प्राइस भी मसनूई रखी हुई, तो ये भी कर लें, मसनूई कर लें, सारा तो हमारे ऊपर डाल रहे हैं। इनसे हुआ क्या है कि मुझे बताइए, 2.5 साल के बाद आज सामने आ गई ना जो रिपोर्ट आई है आपके एमनेस्टी की, अब उसको भी इनको ये भी पता नहीं कि फिगर्स जो है 2018 की है या 19 को है। नाअहल हुकूमत का ये हाल है कि मान तो लो यार, जो तो वही बड़े समझदार आदमी हैं। देखिए, जो हमारी गलती होगी हमें तस्लीम, तब तो इन प्रोग्रामों का कोई फायदा है अगर हम कोई तस्लीम करें। सर तो फिर आप तस्लीम करते हैं कैसर शेख साहब, जो हुकूमत ने ये आज 36 लोगों के नाम सामने रख के दिए हैं, जो बताया है, जो जमीन वागुजार कराई गई है नून लीग के बड़े बड़े नामों से, ये गलतियां हैं नून लीग के अंदर, ऐसे हालात हैं, ये हुकूमत अपने पास से जमीन जाहिर कर रही है, अरबों की प्रॉपर्टी। आयशा, हम तो कहते हैं अदालतें जो हैं वो अवेलेबल हैं, अगर हैं तो उनके खिलाफ एक्शन करें, लेकिन क्या वजह है कि पूरे ये जो कह रहे हैं कि जो करप्शन है बढ़ गई है, अगर ये देखो ना, बात तो मानने हैं, अगर हैं तो अदालतें किसके लिए हैं? ये सिर्फ टीवी टॉक पे ये बता रहे हैं कि ये किसी की भी है, मेरी है या किसी की भी है, उसको अदालतों में 2.5 साल हो गए, इन्होंने क्या साबित किया है? कोई साबित हुआ है इनको अदालतों में, या सिर्फ तो आप लोग भी चैलेंज करने नहीं गए अदालतों को, खामोश हैं जिनकी प्रॉपर्टीज वो हो रही हैं। कैसर साहब ठहरिएगा, मैं बैरिस्टर आमिर को शामिल कर लूं क्योंकि आगे सेनेट की तैयारी भी है, और मैं फिर वही बात कर रही हूं कि अवाम कहीं नहीं है, हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे से जिद लगाए हुए है। बैरिस्टर आमिर, वजीर आजम इमरान खान ने ये गुज़िश्ता रोज कहा कि सेनेट इंतखाब लेकर वो जानते हैं कि कौन कितने पैसे लेके फिर, और अभी ऊपर जिक्र भी हुआ 50-50 करोड़ों की तकसीम का भी। कुछ आप लोगों को पता है कि सेनेट के इलेक्शन के लिए कहाँ कौन ब्रीफकेस लेकर जा रहा है और किधर पैसा घूम रहा है इस वक्त? नज़र आ रहा है जी, यहाँ के सबसे बड़े सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव कह रहे हैं मैंने आज 2 विकेटें उड़ा दी, मैंने आज 1 विकेट उड़ा दी, और वो किसके बंदे तोड़ रहे हैं? वो कभी पीपल्स पार्टी के किसी बंदे से मुलाकात करके कहते हैं, कभी PMLN के किसी 2-3 MPs से मुलाकात करके कहते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ज़मीर फरोशी करने वाले कौन है और ज़मीर ख़रीद कौन रहे हैं। और अगर आपको अंदाज़ा नहीं तो सेनेट के अंदर हमारे लोग ज़्यादा अंदर गए थे, तो किसने ज़मीर ख़रीदे थे कि अक्सरियत उन्हें मिल गई, जिनकी अक्सरियत थी वो अक़लियत में बदल गई। तो इसके बाद ये बड़ी चीज़ वाज़े हो जाती है कि वो एक तरीक़ाकार था कि अगर आप चोर हैं ना तो सबसे ऊंचा चोर चोर कहना शुरू कर दें ताकि आप पे शक ही ना आए। ये इस हुकूमत का काम है, सबसे करप्ट हुकूमत है, और कहती है चोर चोर लूट के खा गए, सबके ज़मीर खरीद रही है और कहती है वो खो कीमत लगना शुरू हो गई। किसी ने मुझे भी ज़मीर खरीदने के लिए जो आपके पीके थे वो आपने ढूंढ लिए थे या अभी भी
बेनामो निशान जो बिक जाएं वो भी कभी ढूंढे जाते हैं, बिकने वाले तो बिक जाते हैं, वो बिक गए। जितनी दफा बाजार जो बिक जाता है वो बहुत दफा बिक सकता है, फिर उन्हें ढूंढने या ढूंढने से वो गुम जाता है तो फिर बिकता है ना। तो पंजाब से आपको सीट कोई मिल जाएगी, कोई नंबर तो है नहीं आपके पास, कोई आप कोशिश कर रहे हैं? हमारे पास है कि अगर हम और PMLN इस पे अलायंस करें तो आगे चलेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं यूसुफजई साहब की बात का जवाब देना चाहूँगा। आज वो पार्लियामेंट में हमें बुलाते हैं, भाई पार्लियामेंट में हम आना चाहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट को वकार वो किसी वजीर आज़म ने देना था जिन्होंने हर बुध को आके सवालात के जवाब देने थे। आपने पार्लियामान को मुर्दा कर दिया है। कानून साजी के लिए आप मिन्नतें जाके सुप्रीम कोर्ट की रेफरेंस की सूरत में करते हैं। कानून साजी के लिए आपके पास तरीका कार नहीं है। अच्छा, गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस के खान साहब बड़े लेक्चर दिया करते थे। वो आईनी तरमीम ला रहे हैं, आप उनका साथ दे देना। नहीं, इस तरह तो नहीं ना। किस तरह फिर? ये तो नहीं होता। आप खुद सबसे बड़े आप आईनी बात करते हैं। अच्छा देखें, बात ये है कानून साजी का दुनिया भर में एक लेजिस्लेचर का तरीका कार है। आप किसी मामले में कानून साजी की करें तो पहले बहस व तमीज होती है, मीडिया पे, राय आमा में, पार्लियामान में। ये तो नहीं, से कोई अब तो देखिए नहीं, अब तो फैफर ने कह दिया कि इस वक्त के ऊपर आके ये धांधली होगी इस वक्त कोई आईनी तरमीम करना, तो उसे नहीं। और दूसरी बात मैं फिर कहूँगा, यूसुफजई साहब मेरे भाई हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, सीख पा ना हुआ करें, गुस्सा ना किया करें। मैंने जितनी बातें की वो खान साहब के अल्फाज थे, मैंने जसारत नहीं की। कुछ सीख लो लफ्जों के बरतने का सलीका इस दश्त में गुजरा है बहुत वक्त हमारा। पीपल्स पार्टी वाले बदजुबानी नहीं करते भाई। मैंने तो खान साहब का फिक्रा सुनाया, आपको इतना बुरा लगा, तो यही मैं कहता हूँ ऐसी जुबान नहीं बोलनी चाहिए, कभी भी सुने तो बुरी एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा। यूसुफजई साहब, ये जो लफ्जों के बरत सलीका है ना, ये मैंने इस पर आपसे एक सवाल आज जरूर करना है। आपके यहाँ से फिर एक बयान आज बड़ा सुना गया और उसकी फिर तरदीदें हुई हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। शौकत यूसुफजई साहब, कुछ सीख लो लफ्जों के बरतने का सलीका, ये जो आज आपके वजीर दिफा ने स्टेटमेंट दिया और फिर आप लोगों ने तरदीदें की, वो तो कहते हैं वो सबको वही आगे लेकर फिर रहे हैं, ऊपर उठाए हुए। अच्छा, पहले तो मुझे इनका जवाब देने देना। देखिए, एक तो एतराज होता है कि जी धांधली होती है। अभी खुद इन्होंने कहा कि सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में हमारे साथ धांधली हुई, हमारे साथ ये वो। तो जब ओपन बैलेट पे आ जाते हैं तो ओपन बैलेट में सबको पता चाहे कौन किसी को खरीद रहा है। पिछले हमारे पास 4 मेंबरान थे पीपल्स पार्टी के, 3 सेनेट के ये सीटें लेकर गए। क्या इमरान खान के अंदर ये जुर्रत नहीं थी कि उन्होंने 20 अपने मेंबरान को निकाला? तो इसके अगर ये कहते हैं कि जी धांधली के हम खिलाफ हैं, तो हम तो कहते हैं कि आ जाए ना, ताकि सारी जिंदगी के लिए इसको रास्ता बंद कर दें, काइंदा कोई ना बिके। वो कहते हैं आपने वक्त पे मुशावरत नहीं की। चले, ये आपको बज़ाब्ता उनका दरवाजा खटखटाना पड़ेगा कि हाथ पकड़ के लाना पड़ेगा कि आओ हमारे साथ बैठो। दूसरा परफॉर्मेंस की बात करें, देखें क्या ये इनसे इनकार कर रहे हैं कि ये जो कौमी खजाना था ये खसारे में था, ये इनकार कर रहे हैं। करंट डेफिसिट कितना था इनको नहीं पता है, आज प्लस में जा रहा है। क्यों जा रहा है? वक्त कम है, मुझे वो जो आपके यहाँ से लफ्जों की लफ्ज नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं उस पर भी आता हूँ, लेकिन इन्होंने बात की, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अदालतों से क्यों फरार हैं लोग? आ जाए ना, फिर सामना करें ना। आईन और कानून की बात हो रही है, कहते हैं हम, तो उस पर आ जाता हूँ। आपने परवेज खटक साहब की बात की, देखें परवेज खटक साहब ने बड़ा क्लियर कहा है, लेकिन जो मीडिया ने जो चीज़ उठानी थी वो उठा ली। जो नीचे उन्होंने कहा है कि इमरान खान के मेरे ऊपर बड़े एहसानात हैं और मैं उनके लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ, और आज जो स्पीच वो कर रहे हैं वो इमरान खान के उम्मीदवार के लिए कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उसको गलत रंग दिया गया है, गलत रंग नहीं देना चाहिए। परवेज खटक साहब वज़ीर आला रहे हैं और वज़ीर दिफा हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सीट के ऊपर हैं, और वो इमरान खान के राइट हैंड है। तो मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उन्होंने कोई बात की है, उसको गलत रंग दिया है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर इसहाक डार में कोई गलती नहीं है, अगर नवाज शरीफ साहब में कोई गलती नहीं है, तो आ जाए ना, फिर फरार क्यों, बाहर क्यों बैठे? अगर उन्होंने मईशत को बेहतर किया था, तो पाकिस्तान की मईशत ऊपर जा रही थी, तो फिर आ जाए ना, वापस आके जवाब दे। कैसर साहब, फिर इधर क्यों नहीं ठहरते, मुल्क में क्यों नहीं सामना करते अदालतों का? जी, मैं पहले तो यूसुफजई साहब की बात का जवाब दे दूं। इनको शायद अंदाजा नहीं है
कि जो बजट खसारा है ये पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट हो गया है। हमारे वक्त में ये नहीं था, मैं खुद फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ। ये अभी 3500 अरब रुपए हमारा होगा इस साल बजट का खसारा, जो 8% होगा कौमी आमदनी का। इनको ये अंदाजा नहीं है कि बजट खसारा कितना बढ़ गया है। और फिर दूसरी बात ये है कि इनके अपने मेंबर जो हैं वो तो आते नहीं है। 3 महीने बाद इजलास हुआ, उसमें भी कोरम पूरा नहीं होता। और इनके अपने मेंबर राजा रियाज साहब ने जिस तरह मीटिंग के अंदर बातें की, इनको ये शक है, ये क्यों करवाना चाह रहे हैं, अमेंडमेंट क्यों करवाना चाह रहे हैं, कि इनको शक है कि इनके मेंबर उनके साथ नहीं है। क्योंकि उनको ये बनाना जो चाह रहे हैं, जिनको सेनेट का मेंबर बनाना चाहते हैं वो कोई बाहर टेक्नोक्रेट है, दूसरे लोग हैं, और मेंबर उनको वोट नहीं देना चाहते। इनको शक अपने लोगों पर है, ये आप कह रहे हैं। बैरिस्टर आमिर, आप लोगों को इतना इत्मीनान किस बात पे? आपको पता है जब इंसान जब हुकूमत पे होता है ना, उसको डर नहीं होता है। मैं एक बात आपको बताऊं, ये जो बात कर रहे हैं ये आईनी और कानूनी तौर पे ये हो नहीं सकता। जो पीटीआई की गवर्नमेंट बात कर रही है, ये आईनी कानूनी तौर पे हो नहीं सकता। जो अच्छी बात है उसको अच्छा कह दिया जाए। नहीं, मेरी बात तो सुन लें। ये ट्रांसफरेबल वोट होता है। हमने पहले कहा था ओपन बैलेट किस तरह होगी। अगर इनकी अच्छी इंटेंशन हम शक नहीं करते, लेकिन वक्त होता है वो अगर आप वक्त के ऊपर नमाज भी अदा ना करें तो वो टकरें हो जाती हैं। भाई आपको वक्त पे आना चाहिए था कानून साजी के लिए, बिफोर टाइम आती है। और एक माहौल होता है यूसुफ ज़ई साहब, वो अभी रुकी है ना। मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले। पार्लियामेंट के अंदर लाने के लिए, पार्लियामेंट के अंदर लाने के लिए कोई लहजे होते हैं, लहजे ऐसे नहीं होते। आपके 3 साल तकरीबन गुजर चुके हैं। आपने शाखे जैतून नहीं पकड़ी, आपने हाथ में बंदूक उठाई हुई है और आपका एक ही ऐलान है, छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। अब जहां जिस घर से, जिस पार्लियामान से ऐलान ये हो कि मैंने किसी को छोड़ना नहीं है, मैंने मार देना है, डाकू और चोर, आपको जो आपकी मर्जी के इलेक्शन है उसके अंदर वोट आपको भी मिले हैं, अपोजिशन को भी मिले हैं, आप उनका मैंडेट तस्लीम नहीं करते। आपने एक जमहूरी माहौल पैदा नहीं किया, इसीलिए हम आपको सिलेक्टेड कहते हैं। आपके रवैये ने जमहूरियत को भी नुकसान पहुंचाया है, मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम मेहमानों का फीडबैक भेज सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।